अभिव्यक्ति और माध्यम एक पुस्तक जो कक्षा 11-12 दोनों में ही पढ़ाई जाती है। कुछ बातें हैं जो कक्षा 11 में भी पूछी जाती हैं और 12 में भी पूछी जाती हैं। इसलिए कक्षा 11 के अभियान के लिए ये एक नवीनता लिए हुए होगी, तो कक्षा 12 के अभियान के लिए ये इसका पुनर्स्मरण हो जाएगा। इसलिए आज का जो पाठ है ये कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए उपयोगी है। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति क्या है? अंतःकरण में हमारे अंतः जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, उनका प्रकटीकरण, उन्हें हम दूसरे के सामने रखते हैं तो अभिव्यक्ति है। वो किसी विषय पर लेकर के हमारे मन में कोई विचार हो सकते हैं, जब हम उन्हें प्रस्तुत करते हैं तो हमारी अपनी अभिव्यक्ति होती है, मूल विचार जिन्हें कह सकते हैं। और इस अभिव्यक्ति के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के, जैसे हम लिख करके व्यक्ति करते हैं, हम चित्र बना करके व्यक्ति करते हैं, हम बोल करके व्यक्ति करते हैं, हम इशारों में व्यक्ति करते हैं, तो संकेत में, चित्र में, लिख करके, बोल करके हम अपने मन की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति है। और जिस तरह से पहुंचाते हैं, जिस ढंग से पहुंचाते हैं, वह उसका माध्यम है। इस माध्यम को संचार भी कहते हैं। संचार यानी सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु से इस शब्द का निर्माण होता है। सम माने सम्यक, चर माने चरण करना, विचरण करना। जब हमारे विचार सम्यक रूप से विचरण करते हैं, बाहर प्रकट होते हैं, तो वह संचार कहलाता है। संचार शब्द का अर्थ होता है चलना फिरना, अपनी मन की भावनाओं को प्रकटीकरण करना। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति का विकास हुआ, व्यक्ति ने समाज का विकास किया, परिवार का विकास किया, तो जहाँ दो या दो से अधिक लोग होते हैं, वहाँ अपने आप संचार की आवश्यकता पड़ने लगती है। मानव की अभिव्यक्ति के विकास में संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और सही बात तो किया जाए, मानव के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना संचार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। संचार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कभी कभी एक ही व्यक्ति दोनों का काम करता है, कभी दो अलग अलग हो सकते हैं, कभी समूह में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से संचार के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक अंतः संचार, एक अंतर संचार, एक समूह संचार और एक जन संचार, जिसे मास मीडिया कहा जाता है। अंतः संचार में सुनने वाला श्रोता और बोलने वाला वक्ता दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा, हम खुद भी अपने आप में अपने मन में बात करते रहते हैं। अपने मन में जो बात करना है, ये अंतः संचार कहलाता है। और इस संचार की विशेषता ये होती है कि यहाँ फीडबैक तुरंत मिलता है, यहाँ कोई बाधा नहीं आती, यहाँ जो कहा जाता है वो समझ में भी आता है, क्योंकि कहने वाला भी एक है और सुनने वाला भी वही है। जब कहने वाला वही है, सुनने वाला वही है, कहीं बात बाहर जा ही नहीं रही, तो उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कोई बाधा आने वाली नहीं है। जो कहा जाएगा वही समझा जाएगा। एक दूसरा प्रकार होता है अंतर संचार। अंतर संचार के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक कहने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। कभी कभी क्या होता है, हम बात कह रहे हैं, सुनने वाले का ध्यान ही नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त है, तो हमने जो उसको कहा है वो उसने सुना ही नहीं, और सुना भी तो कुछ का कुछ सुन लिया। तो इस प्रकार से जहाँ अंतर संचार होता है, वहाँ अंतः संचार के अपेक्षा ज़्यादा समस्याएं होती हैं, वहाँ बाधाएं भी आती हैं।
जैसे उसका ध्यान कहीं दूसरे होना, वो अपने काम में मस्त होना। दूसरा, जब अपने बाधाएं आती हैं तो जो परिणाम है, जो हमारी बात है, वो उसने सही सही समझी कि नहीं समझी। मान लो उसका ध्यान भी सही है, लेकिन फिर भी हम जो कहना चाह रहे हैं वो उसने शब्द तो सुन लिए, पर उनका भाव उनके मन में आया क्या, हम क्या कहना चाहते हैं ये बात उसके ध्यान में वैसे आ गई जैसे हम चाहते हैं। इसके लिए हमें उससे कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं, वह कुछ अपनी प्रतिक्रिया देता है जिसे हम प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक। तो फीडबैक से हमें ये पता लगता है कि हमने जो बात कही थी वो इसकी समझ में आ गई। हम बचपन में खेल खेला करते थे, काना फूसी, 5-7 भैयाओं का जोड़ बिठा लिया, किसी कान में कोई बात हलमे से कह दी, और वो उस बात को दूसरे से कहता, वो दूसरा तीसरे से कहता, दूसरा चौथे से कहता, और उस काना फूसी खेल में कभी कोई बात का बतंगड़ बन जाता था। जो कहा गया था वो कहीं दूर ही छूट जाती थी बात, क्योंकि बाधाएं, मनस्थिति एक होना, परिस्थिति एक होना, इसकी विभिन्नता होने के कारण से जब उसका फीडबैक मिलता था लास्ट में, हाँ भाई क्या कहा गया था, जब वक्ता के पास बात आती थी तो बात कुछ होती थी, सुनाई कुछ और देता था। तो ये अंतर संचार की समस्या भी है, इसलिए ये बाधा है। अंतः संचार में कोई बाधा नहीं थी, अंतर संचार में कुछ बाधा ज़्यादा थी, क्योंकि ये दो लोगों के बीच का परस्पर संचार है। लेकिन जब 2 से अधिक 10, 20, 50, 100 लोग एक साथ बैठे हों और कोई एक बोलने वाला है और वो अपनी बात कह रहा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति की बुद्धि, हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका, हर एक व्यक्ति की बात करने की स्टाइल अलग अलग होती है। जैसे किसी ने कहा था शाम हो गई है, सामने वाले ने कहा शाम हो गई है। अब एक महात्मा जी बैठे थे समूह में, उठ के चल दिए, बोले क्या बात है, बोले शाम हो गई, यानी मेरे भजन पूजा का टाइम हो गया, मुझे भजन पूजा करना चाहिए। एक गृहिणी चल दी, अरे बोले शाम हो गई, मुझे शाम की रसोई तैयार करनी है, अपनी रसोई के काम में जुट गई। एक पहलवान जी बैठे थे, उठ के चल दिए, बोले क्या, अरे बोले शाम हो गई, मुझे अपनी कसरत करनी है। बात थी सिर्फ शाम हो गई। सब लोग अपने अपने अर्थ में, अपने अपने मतलब से उसका अर्थ निकालते हैं। ये अंतर संचार के साथ समूह संचार की बात है। समूह संचार में क्योंकि एक ही स्तर के लोग नहीं हैं, भिन्न भिन्न स्तर के, भिन्न भिन्न परिवेश के, भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं, तो इसलिए वहाँ बाधाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पूरा विषय सही ठीक ठीक पहुँच गया, ये थोड़ी समस्या रहती है, और इसलिए उनका जो फीडबैक है वो थोड़ा देर से मिलता है। जैसे अंतर संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है, अंतः संचार में फीडबैक की आवश्यकता ही नहीं होती, वैसे ही समूह संचार का जो फीडबैक है वो फीडबैक टाइम लेता है, उसमें समय लगता है। इसलिए अंतर संचार की अपेक्षा समूह संचार थोड़ा जटिल हो जाता है। जैसे कोई सभा है, जैसे कक्षा कक्ष है, ये समूह संचार के उदाहरण हो सकते हैं। मीटिंग है कोई, समूह संचार के उदाहरण हो सकती है। एक चौथा होता है जनसंचार। जनसंचार मास मीडिया, समूह संचार में एक छोटा समूह होता है जिसकी संख्या 100-50 हो सकती है, लेकिन जनसंचार में तो असंख्य संख्या होती है, अनगिनत, अनंत संख्या, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। समूह संचार में वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं। जनसंचार, अंतर संचार में वक्ता श्रोता आमने सामने होते हैं। अंतर संचार में तो वक्ता श्रोता एक ही है, लेकिन जनसंचार में वक्ता श्रोता सामने नहीं होते। वक्ता कहीं बैठा अपने आराम से घर पे सुबह बैठ कर के बातें कर रहा है, और सुनने वाला जो समूह है, सुनने वाले जो लोग हैं, जो श्रोतागण हैं,
वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना अपना काम करने में व्यस्त होंगे। अब कुछ काम करने, कुछ सुन रहे भी होंगे, अलग अलग दूर दूर स्थानों में सुन रहे होंगे। और इसलिए जो जनसंचार है वो आवश्यक नहीं कि तुरंत हो जाए। जनसंचार कभी कभी 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 दिन तक के बाद तक सूचना पहुंचती है। इसलिए उसका फीडबैक मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसका फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। इसलिए जनसंचार की अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि वहां पर किसी भी स्तर का आदमी हो सकता है, बिना पढ़ा लिखा, विद्वान, कथावाचक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सब इस तरह के लोग होते हैं। और जो जनसंचार है वो सब इस तरह के लोगों के लिए होता है। इसलिए जनसंचार अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हमारा जो अध्ययन का विषय है वो जनसंचार और माध्यम, ये विषय है। तो जनसंचार के क्या कार्य हैं, जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं, जनसंचार की क्या समस्याएं हैं, आदि अनेक पॉइंट्स इसमें बन के आते हैं। और उन पॉइंटों पर हम अब आगे अपनी बात रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।